गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। और लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं तो मैंने कल आपको बताए थे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, उनके कुछ भाग थे और इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो इनके 3 नियम हैं, हम इन नियमों को पढ़ेंगे। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि लेंस में प्रतिबिंब अपवर्तन द्वारा होता है, यानी कि लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपवर्तन द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? अपवर्तन। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो आपको पढ़ाया था कि अपवर्तन होता क्या है। तो अपवर्तन आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अतः किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाते समय निम्नलिखित नियम ध्यान में रखे जाते हैं। देखिए कौन कौन से नियम है? 3 नियम है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहला नियम, लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में, ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है, या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस में प्रतीत होती हैं, उत्तल लेंस में जाती हैं। ठीक, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो प्रकाश किरणें फोकस से सीधी जाती हैं, ठीक, प्रकाश किरणें आती हैं तो फोकस से, तो वह और उत्तल लेंस में होता है, और अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती हैं। और जो दोनों आपकी आती हैं और प्रतीत होती हैं वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। मतलब जो प्रकाशिक केंद्र आपका कल मैंने बताया था, लेंस के मध्य का जो बिंदु होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं, यानी कि वो बिल्कुल सीधी चली जाती हैं। विचलन मतलब बिना भटके वो सीधी चली जाती हैं, किसी भी दिशा में वो मुड़ती नहीं है, सीधी चली जाएंगी अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाती है तो। तीसरा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में या तो होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस में या तो होकर जाती हैं उत्तल लेंस में, अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं किसमें? अवतल लेंस में। पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो उत्तल लेंस में आती हैं और अवतल लेंस में प्रतीत होती हैं। इसमें उत्तल लेंस में भी क्या थी, आ रही थी, और अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर वो चली जाती है। किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर आपको ये टेबल दी है और ये टेबल के अंदर आपको बताया गया है बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज आपको बताना है। ये वस्तु बिंब की स्थिति यानी कि वस्तुओं की स्थिति है कि वस्तु कहाँ रखी गई है, तब प्रतिबिंब कहाँ बना है, कितना बड़ा बना है या कैसे बना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि वो वास्तविक है या उल्टा है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। इन 6 पॉइंटों को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझें। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि वस्तु अगर अनंत पे रखी होती है तो प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस F2 पर बनता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे बनता है। किस पे बनता है? फोकस पे बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो वस्तु अनंत पर हो, आप हेडिंग देख लीजिए, हेडिंग क्या है? वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। आपको दिख रहा है वो उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, छोटा बनेगा वस्तु से। देखिए जैसे कि बताया है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, फिर इसके बाद बात कर रहा है आपसे 2F1 से परे, यानी कि आपका जो फोकस सेकंड फोकस F1 है वो उससे अगर परे, मतलब उससे पहले अगर वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 तथा 2F2 के बीच में छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, जैसे कि हम प्रतिबिंब देखिए सेकंड के अंदर देखते हैं।
सेकंड में दिया गया है 2f1 से परे, अगर वस्तु 2f1 से परे रखी है तो प्रतिबिंब 2f2 और f2 के बीच में बनता है। ठीक, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, यहाँ यहीं पर हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट की हेडिंग। जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, यानी कि वस्तु अगर 2f1 पर स्थित है तो प्रतिबिंब जो है आपका वो कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा, जैसे कि आपको इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। वस्तु से बड़ा बनता है, कैसा बनता है, बड़ा बनता है। इसने बताया वस्तु के बराबर, देखिए वस्तु के बराबर बनेगा। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसने यहाँ पर क्या बताया है आपको कि वस्तु अगर 2f1 पर है तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिखाया गया है, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा और 2f2 पर प्राप्त होगा। अब किस पर प्राप्त होगा, 2f2 पर प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है आपका, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के मध्य स्थित हो। देखिए 2f1 f1 के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, आपका 2f2 से परे, यानी कि 2f2 के बाद, यानी कि 2f2 और अनंत के मध्य, कहने का मतलब समझो। परे मतलब इधर पहले बनेगा इस साइड। ठीक, यहाँ पर ये आपको बताया गया है। देखिए f1, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, f1 और 2f1 के बीच में अगर वस्तु रखी तो 2f2 से परे बनता है, बड़ा बनता है। विवर्तित यानी कि बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, देखिए जैसा कि आपको ये प्रतिबिंब बनाया गया है यहाँ पर। ठीक, 2f2 से परे बनता है, 2f2 से परे बनता है, वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है, विवर्धित, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित हो, तो f1 पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है और अनंत पर बनेगा। ठीक, ये दोनों रेखाएं जो प्रकाश किरणें अनंत पे जाके मिलेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनता है। लास्ट पॉइंट है इसका, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के मध्य स्थित होती है। तो देखिए प्रकाशिक केंद्र C, f1 ये, वस्तु ये रखी है आपकी, ये भी, तो प्रतिबिंब जो है आपका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक, सभी को समझ में आया होगा, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब दो कंडीशन के तौर पर बनता है और दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर बताई गई हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब, ये अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो फोकस पर जब आती हुई प्रतीत होती हैं तो आपको मालूम है कि जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, यहाँ पर देखिए बताया गया है, जब वस्तु ए बी लेंस से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से दो किरणें परस्पर समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों समांतर आ रही हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, आपतित होती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। द्वितीय फोकस पर मिल रही हैं, वह वस्तु का आभासी व प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, क्योंकि फोकस पे बने तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बनता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत और प्रकाशिक केंद्र, देखिए अनंत ये है आपका और प्रकाशिक केंद्र, जब प्रकाशिक केंद्र देखिए यहाँ पे बताया है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो, तो जब वस्तु ए बी आपकी ये रही, प्रकाशिक केंद्र ये और अनंत ये, इसके बीच में अगर वस्तु स्थित होती है तो यहाँ पर बताया गया है आपको, तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस f2 से आती हुई प्रतीत होती हैं, f2 से आती हुई प्रतीत होती है
तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र सी से होती हुई सीधी निकल जाती है। सी से सीधी निकल जाती है, मैंने बताया था जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाती है तो सीधी निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें ए डैश पर मिलती हैं। किस पर मिलती हैं? ए डैश पे मिलती हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं तथा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु की ओर ही बनता है। इस प्रकार अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस F2 तथा प्रकाशिक केंद्र C के मध्य प्राप्त होता है। तो आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद लेंसों की चिन्ह परिपाटी है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सभी बच्चे चिन्ह परिपाटी बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखिए, लेंसों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, गोलीय लेंसों से सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्रों से मापी जाती हैं। आपने पढ़ा था दर्पण के अंदर सारी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जा रही थी, और ये आपका लेंस है, लेंस में दूरियां प्रकाशिक केंद्रों से मापी जाती हैं सारी। सेकंड पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत सहायता करेगा आपकी। थर्ड पॉइंट, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोर्थ पॉइंट है, जिस तरह से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग को ऋणात्मक माना जाता है। जहां से प्रकाश आएगा लेंस में उस भाग को ऋणात्मक, ठीक, चाहे वह उत्तल हो चाहे वह अवतल हो, अर्थात जिस ओर हम वस्तु को रखते हैं वह भाग ऋणात्मक होता है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट है, लेंसों में सभी वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंबों को धनात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। लेंसों में सभी वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंबों को धनात्मक, आभासी एवं सीधे प्रतिबिंबों को कैसे लेते हैं? ऋणात्मक। सिक्स पॉइंट है, वास्तविक एवं आभासी उल्टे प्रतिबिंब लेंस के धनात्मक भाग में बनते हैं और आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब लेंस के ऋणात्मक भाग में बनते हैं। इसके बाद आपका लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था। दर्पण सूत्र के अंदर जो सूत्र था आपका 1/f = 1/v + 1/u। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। आपका लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो आपको यहाँ पर सूत्र दिखाई दे रहा होगा, ये लेंस का सूत्र है। वस्तु की दूरी को u से, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को v से तथा फोकस दूरी को f से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। आपको बताया गया लेंस सूत्र क्या है। आवर्धन है, तो आवर्धन आप रेखीय आवर्धन पहले दर्पण में पढ़ चुके हैं, तो वो भी है, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। ठीक, कुछ उदाहरण आपके यहाँ पर दिए गए हैं। इन उदाहरणों को आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी उन एक्सरसाइजों के अंदर ये उदाहरण आपके आ जाएंगे, तो इसीलिए वहीं आपको समझाए जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, इसके अंदर हमारा टॉपिक है अब लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता ये समझ लीजिए कि आप फोकस दूरी के द्वारा प्रतिबिंब, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी जो होती है आपकी, उसके द्वारा अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब जो प्रकाश किरणें एक जगह पर एकत्रित होती हैं और आकर एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, ठीक, उसे तो अभिसरण कहते हैं। और जो प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसरण कहते हैं। तो इन दोनों के द्वारा जो होता है, किसके द्वारा होता है? लेंस के द्वारा। तो लेंस प्रकाश को मोड़ता है, ठीक, तो प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी लेंस, ठीक है, इसमें ये जो लिखा है वो आपको पढ़ के सुना रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी लेंस की प्रकाशिक किरणों को अभिसरित यानी कि एकत्रित अथवा अपसरित यानी कि फैलाने करने की क्षमता को उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? फोकस दूरी पर। जैसे कि आपको उदाहरण में दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। उदाहरण, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। मतलब प्रकाशिक केंद्र के सारी, मतलब जो उत्तल लेंस है, ठीक, वो क्या करता है? प्रकाशिक जितनी भी किरणें हैं सबको एक जगह पे, एक फोकस पे एकत्रित कर देता है प्रकाश किरणों को। लेकिन आपको मालूम है अवतल क्या करेगा? इसके विपरीत, यानी कि वो फैला देता है सभी दिशाओं में। ठीक, यहाँ पर डेफिनेशन दी है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं।
जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, देखिए क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपात में होती है। ठीक, फोकस दूरी देखिए व्युत्क्रम में है, तो आप बात समझिए कि फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की संयोजन की क्षमता है अगला टॉपिक। ठीक, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है, बहुत सारे लेंस हैं, उनको मिला के रख दिया गया है, तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता पी उन लेंसों को पृथक पृथक क्षमताओं का बीज गणितीय योग होता है। जैसे P2 P1 P2 व P3 क्षमताओं के लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो उनकी कुल क्षमताओं को, मतलब कुल जो क्षमता होगी उसको निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कुल क्षमता P होगी और P1 P प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं P1 P2 P3 इत्यादि को उपयुक्त सूत्र में उनके उचित चिन्हों के साथ रखना आवश्यक है। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। देखिए लेंसों के उपयोग हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। पहला उपयोग दिया गया है, लेंसों के उपयोग निम्न बताएं। पहला उपयोग डॉक्टर जो है आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट, उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे आदि में किया जाता है। थर्ड पॉइंट, उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए किया जाता है। सभी को समझ में आया होगा। और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करेंगे। और सभी बच्चे इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी, सभी बच्चे ध्यान से कॉपी में काम करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। थैंक यू।